गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में क्लास 12 यूनिट नंबर 4 बी, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आज हमारे पास एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, यानी जो सर्किट है एसी उसके अंदर केवल क्या है, इंडक्टेंस है। क्लियर? मतलब इंडक्टर यहां पर जो है एल, ये इस प्रकार की स्प्रिंग हेलिक्स फॉर्मेशन में है, जो कि इसका इंडक्टेंस होता है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये एक एसी सोर्स से क्या है, जोड़ा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो सेम ऐसे ही हम यहां पर डिस्कस करेंगे। करंट और वोल्टेज निकालेंगे हम यहां पर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, इसका फेजर डायग्राम क्या है। क्लियर? ये सब बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपके पास एसी सर्किट है जिसके अंदर ये इंडक्टर जुड़ा हुआ है। इंडक्टर का क्या है, इंडक्टेंस होता है, और ये एक एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो हमने माना लेट द अल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब यहां से जो एसी का क्या है सोर्स है, ये क्या करेगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो सप्लाई करेगा सर्किट के अंदर। तो ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया जाता है ई, दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ई एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ईएमएफ है, ये पीक ईएमएफ है, वो कहलाता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब कहता है कि इफ, यानी यदि डी आई बाई डी टी, क्या है, डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रो एल एट एनी इंस्टेंट। मतलब यहां पर ये जो सर्किट है इसके अंदर करंट है वो क्या हो रहा है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने हम ये जो यूनिट नंबर 4 है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। और वहां पर बताया गया था कि जब भी आपके पास करंट चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सर्किट के अंदर। तो इससे रिलेटेड जो इंडक्टर है इसमें हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन। क्या पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन जो है उसके बारे में पढ़ा था। तो वो क्या है, तो उसमें यही था कि अगर सर्किट के अंदर, खुद के सर्किट के अंदर अगर करंट चेंज हो रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ है वो क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो यहां पर ये कहा गया कि यदि इस सर्किट के अंदर करंट है वो चेंज हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, चेंज, तो यहां पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस सर्किट के अंदर। मतलब इस इंडक्टर के अंदर जो है वो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो आपको पता है इंडक्टर के अंदर, इन द इंडक्टर, यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ई, दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। पढ़ रखा है आप लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, जिसमें आपने पढ़ रखा है कि फ्लैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट। तो जब फ्लैक्स दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एल आई आता है। ठीक है, अब यहां पर आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग E that is equal to an induced EMF is equal to माइनस डी फाई बाय डी टी होता है। तो यहां पर माइनस डी बाई डी टी, फाई की जगह एल आई पुट कर देते हैं। तो एल को बाहर ले लिया, अंदर बच गया डी आई बाय डी टी। तो ध्यान आया या नहीं आया? तो यहां से हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसके अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो यहां पर होगा, और कितना होगा, ये माइनस एल डी आई बाय डी टी होगा। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन के बारे में आपको बताया था, यहां पर वैसे नेगेटिवली नहीं है, नेगेटिव साइन यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो चेंज का अपोज करेगा। यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगा, चेंज का अपोज, जो कि लेंज लॉ में बताया गया था। क्लियर? तो यहां पर ये माइनस साइन इसलिए लगाया गया है कि जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये इस चेंज का क्या करेगा, अपोज करता है, इसलिए माइनस साइन लगाया गया। अब यहां पर ये चेंज का क्या कर रहा है, अपोज।
तो सेम ईएमएफ है सर्किट के अंदर मेंटेन करने के लिए हमें इससे इक्वल एंड अपोजिट ईएमएफ है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द करंट इन द सर्किट अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज। मतलब यहां पर जो ये वोल्टेज ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, तो इसको सर्किट के अंदर मेंटेन रखना है, तो ये क्या करना पड़ेगा, इससे इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज है वो आपने अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर ये चेंज का क्या कर रहा है, अपोज। तो उतना ही मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वल और अपोजिट ईएमएफ है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आगे देखिए क्या लिखना है आपने कि E दैट इज इक्वल टू माइनस L di बाय dt। क्लियर। यानी इस ईएमएफ यहां पर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस, ये माइनस साइन किसके के लिए रखा कि जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसके इक्वल एंड अपोजिट, तो ये माइनस साइन रखा इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट के लिए। और ईएमएफ अंदर क्या है, माइनस L di बाय dt है ही। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर से बता देता हूं, ये तो ईएमएफ है ही, ये माइनस रख दिया। तो इतना ही वोल्टेज जो है वो मेंटेन करने के लिए सर्किट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वल एंड अपोजिट, तो ये माइनस साइन अपोजिट के लिए यूज किया है। क्लियर। जो कि किसके बराबर होगा यहां पर, E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ये ईएमएफ के बराबर होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, L di बाय dt दैट इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, ये E के बराबर ही है, E की जगह रख दिया मैंने ये। अब क्या करना है हमने कि इस di को तो इधर ही रखो, लेफ्ट हैंड साइड, इसको इधर ले जाओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E नॉट बाय L हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी और dt, ये dt इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अब आपने तो क्या निकालना है, टोटल करंट, यानी ये वोल्टेज वाली इक्वेशन लेकर चलनी है, और क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो यहां पर टोटल करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन di, यहां पर इंटीग्रेशन E नॉट बाय L साइन ओमेगा टी और dt। क्लियर हो गया। तो यहां पर हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, I E नॉट बाय L कांस्टेंट है इसलिए हम बाहर ले लेंगे। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, एंगल तो है ही। और फिर क्या करना है, एंगल जो होता है इसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे ओमेगा टी है, इसका dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा ओमेगा, उसको हम लिखते हैं नीचे। कहां लिखते हैं, नीचे लिखा जाता है, इसका एंगल का करना है अब आपने। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये इंटीग्रेशन आ गया, किसका, साइन का, साइन ओमेगा टी का। साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी फिर एंगल, एंगल का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो आपके पास आएगा ओमेगा, उसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखा जाता है। dt हट गया, मैंने बता रखा है dt का रोल कहां तक है, जहां तक dt हमें ये बताएगा कि इंटीग्रेशन है वो t के रेस्पेक्ट में करना है भैया। इंटीग्रेशन कर दिया, मेरा काम खत्म, मैं चलता हूं। क्लियर। तो इसी प्रकार जैसे यहां पर डी आई था, इसके आगे क्या है, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही आता है, डी आई चला गया भाई, ओके बाय। क्लियर। तो यहां पर आपके पास कुछ बच्चे हैं वो dt को इसको साथ रखते हैं, नहीं भैया, और आप तो +2 क्लास में है, 12th क्लास में है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में जाओगे तब भी साइंस में ये चीजें हैं वो पीछा नहीं छोड़ने वाली, साथ रहेंगी ये, और ये आना बहुत जरूरी है साइंस के अंदर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखें मैथ को भी और इसको भी। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, I दैट इज इक्वल टू E नॉट बाय L माइनस कोस ओमेगा टी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं I दैट इज इक्वल टू
ई नॉट बाय एल ओमेगा, ओमेगा बाहर ले लिया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या है, क्या बचा बेटा, यहां पर माइनस कोस ओमेगा टी है, क्या है, माइनस कॉस ओमेगा टी है, क्लियर। अब हमने यहां पर क्या है, मैंने कहा था कि इन दोनों को कंपेयर करना है, करंट और ईएमएफ को। तो आप कंपेयर तो कब करेंगे, जब मैंने कहा था यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या साथ चल रहा है, माइनस, तो इस माइनस का क्या बनाओगे, प्लस बनाना पड़ेगा भैया, माइनस को क्या बनाओगे, प्लस बनाओगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, देखिए आई दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल ओमेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं बाहर ये नेगेटिव साइन बाहर ले लेता हूं, इस कोस को क्या कर देता हूं मैं, साइन में कन्वर्ट कर देता हूं, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। क्या कर दिया, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा, तो पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी मतलब ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आल क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहां पर आपके पास क्या करेंगे फिर, माइनस ई नॉट एल ओमेगा, क्या है, एल ओमेगा, ये माइनस लेके चल रहा हूं मैं अभी, ध्यान से देखना इस चीज को, मैंने क्या किया है, इसको साइन को आपको पता है जब पाई बाय 2 लगा दिया तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्लियर। अब मैं इसको क्या करता हूं बेटा, कि साइन यहां पर क्या करता हूं मैं, ये ओमेगा टी आगे लिया है, माइनस पाई बाय 2, और ये साइन है वो क्या जाएगा, नेगेटिव का, क्या जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्लियर, क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहां पर नेगेटिव है, ये मैंने आगे लगा दिया। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि साइन यहां पर बता देता हूं, साइन माइनस थीटा, क्योंकि अंदर से ये माइनस कॉमन लिया हमने, यहां से क्या कॉमन लिया, माइनस, तो ओमेगा टी आगे पाई बाय 2 माइनस लिया, तो यहां पर साइन माइनस थीटा होता है, तो इसमें क्या आ जाता है, माइनस का साइन थीटा लिख सकते हैं इसको। अंदर क्या है, माइनस थीटा, तो ये बाहर माइनस आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस हमने बाहर यहां पर ले लिया, तो पहले माइनस था, अब ध्यान रखना है ये माइनस किसकी वजह से आया, यहां से कॉमन लेने की वजह से, क्लियर। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो आई दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल ओमेगा, ई नॉट बाय एल ओमेगा, और यहां पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि मैंने क्या लिखा है, क्लियर। तो यहां से आपके पास आई की वैल्यू आ गई है आपके पास। आइए बच्चों आगे बात करते हैं, आई इज इक्वल टू ई नॉट एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ गया। अब यहां पर आपके पास आई दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप कहोगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, तो वही ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर ध्यान देना है, V दैट इज इक्वल टू आई आर, तो यहां पर I दैट इज इक्वल टू V बाय आर। तो यहां पर V की जगह कौन है, E नॉट, और R की जगह कौन है, L ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। ये क्या है, L ओमेगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, I नॉट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, I नॉट। तो यहां पर AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर और उसका जो क्या होता है इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस है यहां पर, तो इसी सर्किट के, तो यहां पर R मतलब रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, L ओमेगा होगा। इसके अंदर क्या होता है, L ओमेगा। जिस रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट नहीं करते, किससे डिनोट करते हैं बेटा, XL से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, XL। ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अराइज होते हैं बेटा, ध्यान देना है, न्यूमेरिकल में भी यूज होंगे ये। तो यहां पर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XL, L नीचे है बेटा, ध्यान रखना है। तो ये किसके बराबर होता है, L ओमेगा के बराबर होता है। मतलब एसी सर्किट जो है इंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो XL से डिनोट करते हैं, ये L नीचे लिखना है छोटा,
L ओमेगा के बराबर। क्लियर। तो यहां पर आपके पास जो है बातें बता देता हूं, क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूं इससे रिलेटेड, फिर हम आगे बात करेंगे बाद में। तो ये जो एक्सएल आया है इसको हम एल ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू लीनियर फ्रीक्वेंसी, किसके बराबर लिख सकते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी, या इसको हम लिख सकते हैं एल 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा जो है वो 2 पाई इंटू क्या होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी, और लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड के क्या होती है रेसिप्रोकल। तो यहां पर एक्सएल वो किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई न्यू लीनियर फ्रीक्वेंसी एल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम बोलते हैं वो आ जाएगा। क्लियर। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है क्या कि जो इंडक्टर है ना वो एसी और डीसी की बात आती है कि किसको इजीली सप्लाई होने देगा। तो जैसे फॉर एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के, बार बार बता रहा हूं। फॉर एसी, एसी के लिए बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे इंडिया में वो होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है 50 हर्ट्ज। तो यहां पर एक्सएल आप निकालेंगे, यानी रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर वो किसके बराबर होगा एल इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा 100 पाई और एल के बराबर आएगा। ये एल की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, तो मतलब एक्सएल जो है इसकी कुछ ना कुछ क्या आएगी वैल्यू आएगी एसी के लिए। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। यहां पर हम बात करते हैं किसके लिए फॉर डीसी। क्लियर। डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, डायरेक्ट करंट जिसको हम बोलते हैं, जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो डीसी है ना बेटा ऐसे सीधा चलता है, जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जो एसी होता है, एसी जो है वो एक वेव की फॉर्मेशन में चलती है एसी कंटिन्यूसली, मतलब जिसकी यहां पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इसी प्रकार चलता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशन है, तो एसी के अंदर 1 सेकेंड के अंदर 50 वाइब्रेशन है। और एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होता है? जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो जाती है, तो ये एक वाइब्रेशन हो गया। तो ऐसे ऐसे 50 वाइब्रेशन करती है एसी 1 सेकेंड के अंदर। लेकिन जो डीसी है उसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, कोई वाइब्रेशन नहीं होता, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0। तो यहां से हम एक्सएल की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक्सएल है वो किसके बराबर होता है बेटा, यहां पर एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा एल 2 पाई न्यू, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 0, तो ये सारा एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं एसी के लिए एक्सएल की वैल्यू आई, डीसी के लिए एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो एक्सएल क्या है? एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, इंडक्टेंस जो होता है उसका। इंडक्टर के अंदर जो है वो डीसी के लिए रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया उसने 0, एसी के लिए कितना किया, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस डीसी के लिए क्या है कम है, तो यहां पर इंडक्टर में डीसी जो है वो इजिली फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है विच ऑफर द विच अपोज द फ्लो ऑफ द करंट, करंट के फ्लो का क्या करता है अपोज। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस कितना है 0, तो अपोज करने वाला कोई नहीं है। तो इंडक्टर के अंदर डीसी है वो क्या होगा इजिली फ्लो होगा, डीसी है वो क्या होगा इजिली फ्लो। और एसी जो है वो इजिली फ्लो नहीं होगा। एसी के लिए एक्सएल की वैल्यू होती है फाइनाइट वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसके लिए। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आता है कि इन द इंडक्टर एसी और ए डीसी फ्लो इजिली, एसी इजिली फ्लो होगी या डीसी, तो आप कहेंगे जी डीसी फ्लो होगी इजिली इंडक्टर के अंदर। क्यों होगी? तो उसका कारण आप बताएंगे ये वाई का रीजन ये रहा, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए एक्सएल की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो एक्सएल क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 0, इसलिए यहां पर डीसी है वो इजिली फ्लो होगा। लेकिन एसी के लिए रेजिस्टेंस है वो क्या होगा 100 पाई और एल, तो ये इनकी भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो एक्सएल क्या होगा बढ़ेगा। तो इसलिए इंडक्टर में से एसी है वो इजिली फ्लो नहीं हो सकती।
क्योंकि इंडक्टर जो है वो एसी के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करता है और डीसी के लिए रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, इसलिए डीसी इजीली फ्लो होगी इसमें से, इंडक्टर में से। तो ये क्वेश्चन है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया बीच में, ध्यान रखना है इसका। तो ध्यान रखने के लिए यहां पर मैंने आपको बताया कि एक्सेल जो होगा यहां पर, एक्सेल वो किसके बराबर होगा बेटा, एल ओमेगा के बराबर। एक्सेल वो किसके बराबर होगा, एल ओमेगा, यानी रेजिस्टेंस है एक प्रकार से। आ जाइए अब हम आगे बात करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखना है। अब आगे क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव है, साइन साइन है। जैसे पहले यहां पर क्या आया था, कोस, मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, साइन में। क्यों किया, क्योंकि आपको बताया था कि फेजर डायग्राम बनाने से पहले फेज डिफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी और फेज डिफरेंस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम होना चाहिए। तो यहां साइन है, यहां भी साइन है। अब बात करेंगे एंगल की। यहां ओमेगा टी, यहां ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आप ये मत कहना सर यहां ये एंगल भी बराबर करने, नहीं, ये एंगल तो अपने आप आएंगे, क्या आएंगे, सिर्फ आपका काम है पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सेम होना चाहिए। ये बाकी सारी है वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। एंगल है उसी से पता चलेगा कि कितना फेज डिफरेंस है। तो यहां पर हम बात करते हैं बेटा फेज डिफरेंस की। किसकी बात करते हैं, फेज डिफरेंस की। तो यहां पर अब आप देख रहे हैं जो वोल्टेज है उसमें क्या है, ओमेगा टी, और जो करंट है उसमें क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब इस में से, एंगल में से, ओमेगा टी में से माइनस हो रहा है पाई बाई 2। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, पीछे हुआ, ये क्या हुआ, पीछे हुआ, क्योंकि इसमें से घट रहा है। तो ये कितना पीछे हुआ, ये करंट 90 डिग्री है वो पीछे रहा, और वोल्टेज वो क्या है, आगे है। तो इन दोनों में करंट और वोल्टेज, आप लिख सकते हैं वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस है वोल्टेज एंड करंट में कितना है बेटा, पाई बाय 2 का। फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज में कितना है, पाई बाय 2 का। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, ये दो बातें लिखेंगे, कोई सी भी लिख सकते हैं दोनों में से, क्या कि वोल्टेज लीड बाय पाई बाय 2, वोल्टेज लीड बाय पाई बाय 2। पाई बाय 2 से वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है, मतलब आगे है, क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है। या आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, करंट है वो लैग बिहाइंड बाय पाई बाय 2। मतलब या तो आप लिख सकते हैं कि वोल्टेज है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है पाई बाय 2 से, या आप क्या लिख सकते हैं, करंट है वो लैग बिहाइंड है, मतलब पीछे है, कितने एंगल से, पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 से, जो कि आप देख सकते हैं इक्वेशन से कंपेयर करना है आपने, कोई रटने की जरूरत नहीं है। ओमेगा टी यहां पर माइनस हो रहा है पाई बाय 2, तो मतलब ये क्या हो गया, लैग बिहाइंड, ये क्या हो गया, लीड हो गया। तो ये तो बात आई फेज डिफरेंस की आपकी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब आपने क्या बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है भैया। क्या बनाना है, फेजर। नोट्स में ये चीजें लिखनी है, ध्यान रखना है। 1 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकता है ये, कभी आप सोचो ना कि सर जी ये कंप्लीट ही क्वेश्चन आएगा कि भाई इंडक्टर के अंदर करंट एंड वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आप लिखेंगे कि वोल्टेज लीड बाय पाई बाय 2 एंड करंट लैग बिहाइंड बाय पाई बाय 2 से। तो फेजर डायग्राम में, फेजर डायग्राम आपने बनाना है। तो फेजर डायग्राम में आपके पास क्या आएगा, वही आपको बताया था, क्वाड्रेंट बनाइए, 4 क्वाड्रेंट आपने बनाने हैं, ठीक है। यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और मैंने बताया था फेजर डायग्राम है वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। फेजर डायग्राम कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। इसका यूज होगा अभी देखना। तो यहां पर ईएमएफ है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितने एंगल से, पाई बाय 2 से। तो यहां पर आपके पास ईएमएफ को हम इस एक्सिस के अलोंग दिखाएंगे, यानी ई नोट है वो यहां पर होगा, क्लियर। अब करंट है वो क्या है, लैग बिहाइंड,
तो हम आगे तो करंट को दिखा नहीं सकते, क्योंकि आगे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमें कहां जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, मतलब क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, क्योंकि लैग बिहाइंड है बेटा। तो इसलिए यहां पर हम करंट को यहां पर दिखाएंगे आई नॉट। तो यहां पर इन दोनों के बीच में ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अंडरस्टैंड और नोट। हम ई से कहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो इसलिए π/2 क्या हो गया, लैग बिहाइंड हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, आई से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ई नोट क्या हो गया, आगे हो गया। कितने एंगल से, π/2 से ये आगे हो गया। और इसके साथ ये एंगल है वो कितना बन रहा है बेटा, ओमेगा टी, इस एक्सिस के साथ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, फेजर डायग्राम। तो ये लाइन है, यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लिख देता हूं यहां पर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये है यहां पर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ई दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ध्यान रखना है इस फेजर डायग्राम का। क्लियर, पीछे जाना है उल्टा, क्लॉकवाइज में घटेगा, एंटी क्लॉकवाइज में वैल्यू बढ़ेगी। तो ये π/2 से आपके पास इन दोनों में रिलेशन है, करंट है वो लैग बिहाइंड होता है। अब इसी प्रकार आपने अगर वेव फॉर्मेशन बनानी है दोनों की, तो यहां पर आप वेव भी बना सकते हैं इस एक्सिस के अलोंग ओमेगा टी, ये। तो यहां पर आपके पास जो ईएमएफ है वो इस एक्सिस के अंदर शुरू हो रहा है। जैसे ये एक्सिस है, ये वेव है वो क्या है, ई के लिए। तो अब करंट कहां है, लैग बिहाइंड है, मतलब पीछे है, जैसे ये नीचे की तरफ दिखाया। तो उसी प्रकार से यहां पर आप पीछे दिखाएंगे इसको। क्लियर, करंट को तो आपको बता रखा है मैंने, लेकिन फिर से आपको बता देता हूं, ये जीरो ओरिजिन है। अगर ये पूरी क्या है, क्रेस्ट, तो यहां पर एंगल है ये पूरा कितने डिग्री का होगा, 180। अगर ये हाफ कटेगी तो 180 का डिफरेंस। और अगर हाफ से हाफ कटेगी तो यहां पर ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 90। जैसे कोई भी है, यहां पर आपको बता देता हूं अलग से, जैसे ये एक हाफ वेव है, यहां पर एंगल का डिफरेंस आएगा पाई का, 180 का। यहां पर कितना आएगा, π/2 से। और अगर 4 हिस्सा यानी इसका देखा हुआ ये होगा π/4, मतलब 45 डिग्री का। क्लियर। तो ये पीछे चल रहा है, अगर ऊपर आगे चलता तो इसको कहां दिखाते, ऊपर, लेकिन पीछे चल रहा है, तो पीछे चल रहा है तो इसको नीचे दिखाएंगे। और कितना हिस्सा काटना है, क्रेस्ट का हाफ, यानी π/2 है तो हाफ दिखाना है। तो यहां से आपके पास ये वेव ऐसे जाएगी। कहां से शुरू करना है, कि थोड़ा सा इधर बना देते हैं इसको। क्लियर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई को। तो ये इसके बीच में एंगल है वो कितने का डिफरेंस है, π/2 का डिफरेंस है। क्लियर। और अगर 4th हिस्सा कटता तो कितना आता है, 45 आता। तो ये लैग बिहाइंड है, तो इसलिए आई को हमने कहा दिखाया, नीचे दिखाया, हाफ वेव कट करके। जैसे इस बात का ध्यान रखना है आपने। क्लियर। तो ये क्या हो गई, वेव फॉर्मेशन हो गई। इस एक्सिस के अलोंग आपको पता है ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है, ई एंड आई। आई पीछे था तो इसको हमने नीचे दिखाया। अगर ये आई लीड करेगा तो कहां जाएगा, ऊपर। अभी हम बात करेंगे आगे अगली वीडियो में कैपेसिटेंस के बारे में। क्लियर। तो ये आपका फेजर डायग्राम, ये आपके पास वेव फॉर्मेशन, और ये इक्वेशन निकालनी है ईएमएफ और करंट की, यहां पर सोल्व की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए